हेलो बच्चों, मैं रितेश मिश्रा आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जानने से पहले हम जान लें, यहाँ पे जो गोलीय पृष्ठ होता है हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। ये देख लीजिए दोनों किस तरह दिखेगा। ये आपका अवतल गोलीय पृष्ठ है, ये आपका अवतल गोलीय पृष्ठ है। इसको हम पीछे इस तरीके से बना देते हैं और इसका मतलब होता है इस साइड अनंत है, ऐसे ही आपका पृष्ठ रहेगा। और इधर आपका ये आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ये आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ है। तो इन दोनों पर हमें देखना पड़ेगा कि आपका अपवर्तन सूत्र कैसे आता है, ठीक है, उसका निगमन कैसे होता है। और दोनों के लिए अपवर्तन सूत्र सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक अवतल गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। अवतल गोलीय पृष्ठ माना ये एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसका नाम भी दे देते हैं यम डैश यहाँ दे देते हैं। और ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष ले लेते हैं। और ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ये इसका ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल, इसलिए हम इसको पी से दिखाते हैं। और इसका वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसके लिए ये वक्रता केंद्र सी ले लेते हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और जिसके लिए ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। एक बिंदु समान वस्तु ओ, एक बिंदु समान वस्तु ओ ही क्यों देते हैं, अधिकतर देखिए ओ से होता है ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु ही होता है, तो इसलिए हम इसको अधिकतर ओ से ही दिखाते हैं। तो एक बिंदु समान वस्तु ओ क्या है, यहाँ पे रखा गया है, जिससे दो किरणें निकल रही हैं। एक किरण यहाँ से निकलेंगी, ये जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और ध्रुव से वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाएगी। तो जो वक्रता केंद्र से होकर पृष्ठ पर जाती हैं, ध्यान से देखिए, ये इसके अभिलंबोत पृष्ठ के अभिलंबोत हो जाती हैं। और ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसका एक नॉर्मल बोल देते हैं, एक अभिलंब बोल देते हैं। तो इसलिए ये बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएंगे। एक हमने ओपी दो किरण गई है, एक ओपी गया जो बिना विचलन के सीधा निकल गया पृष्ठ से। एक किरण ओ ए जाती है इस पृष्ठ पर, बिंदु ए पर एक किरण ओ ए क्या होती है, आपतित होती है या जाती हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये गया यहाँ पे, तो ये माध्यम, इसमें ये दो माध्यम है आपका, इसको हम मान लेते हैं इसका ये माध्यम आपका बदल गया। ये विरल से सघन में जा रहा है, किधर जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। तो यहाँ से यानी विरल से सघन में जब जाता है तो पहले इस पर अभिलंब देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसका अभिलंब, इस किसी भी बिंदु का अभिलंब अगर आपको पता करना है, यानी गोलीय पृष्ठ पर बिंदु का अभिलंब पता करना है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, उस बिंदु को उसके वक्रता केंद्र से एक लाइन मिला दो तो वही क्या हो जाता है, उसका अभिलंब हो जाता है। या देखिए इसका अभिलंब क्या हो जाएगा, ये इसका अभिलंब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो हमने बताया है कि हम यहाँ पे दो माध्यम लेंगे, एक माध्यम 2 है, एक माध्यम 1 है। इस माध्यम 1 को हम विरल कह रहे हैं और इस माध्यम 2 को क्या बोल रहे हैं, हम सघन बोल रहे हैं। ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है। ये हमने एक बिंदु समान वस्तु लिया है जिससे दो किरणें निकल रही हैं, एक OP निकल रही है और एक OA निकल आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, OP जो है बिना किसी विचलन के सीधा निकल जाएगी, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, यानी ये क्या है, इस बिंदु का अभिलंब है, इसलिए बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। यहाँ पे OA यानी OA क्या है, बिंदु A पर आपतित हो रही है। और इस A बिंदु का अभिलंब क्या है, इस A बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दें तो जो लाइन होगा वो इस बिंदु का क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये OA विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। किधर जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। अगर ऐसे कंडीशन होते हैं कि अगर किरण आपका विरल से सघन में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, इसका जाने का तो रास्ता ये है, लेकिन इधर ना जाके यह क्या करेगा, अभिलंब इसका ऊपर है, यानी अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। क्या करेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब तो वहाँ बनता है जहाँ पे दोनों किरणें आपस में मिले, एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई। अब ये तो ऐसे जा रही, ये तो ऐसे जा रही, आगे मिलने की संभावना है नहीं। तो इसका मतलब क्या है
कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनने की संभावना नहीं है, तब इसका आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो इसको भी पीछे बढ़ाएं तो दोनों देखते हैं कहाँ पे आके मिलती हैं। तो ये हमने इसको पीछे बढ़ाया, इसको हमने थोड़ा सा पीछे बढ़ाया, इसको अभिलंब को हम सीधा कर लेते हैं। इसको पीछे बढ़ाते हैं, ये देखिए इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये इस बिंदु पर और इधर ये दोनों आके इस बिंदु आई पर यानी इस पर आके मिलते हैं, और जिस बिंदु पर मिलते हैं इस बिंदु का ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ये इस बिंब का प्रतिबिंब हो गया। बात समझ में आया? चलिए अब ध्यान से देखिए, इसमें हम करते क्या हैं, ये जो बिंदु ए है इस बिंदु से इस अक्ष पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। इस अभिलंब का यहाँ नाम दे देते हैं एन। अब ये एन पी के इतना समीप है कि आवश्यकता पड़ने पर एन के स्थान पे हम पी ले सकते हैं या ए के स्थान पे पी लेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मानेंगे भी लास्ट में कि ये जो वक्रता है, इसका वक्रता त्रिज्या, ये वक्र है, इसका घुमाव है, द्वारक है, बहुत ही छोटा है। अगर ये द्वारक बहुत अत्यंत छोटा है तो ध्यान से देखिए ए किसके करीब आ जाएगा, पी के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम कंसीडर करेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये अभिलंब ए एन खींचा है और यहाँ पे 3 कोण हम मान रहे हैं, यानी ये आपका किरण ओ ए, आई ए और सी ए मुख्य अक्ष पर क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा ये कोण बना रही है। अल्फा, बीटा और गामा हमने मान लिया। चलिए यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने किया है ए एन परपेंडिकुलर किसके, ओपी खींचा, ये खींच लिया, और उसके बाद किरण ओ ए कामा आई ए कामा सी ए मुख्य अक्ष पर क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बना रही हैं। ये हमने क्या किया, माना है, ये हमने माना है कि अल्फा, बीटा, गामा कोण मुख्य अक्ष पर बना रही हैं। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे 2 चीज़ देखेंगे। अभी इसका हमने अपवर्तन कोण नहीं निकाला है और आपतन कोण नहीं निकाला है। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है। तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब है कौन, ध्यान से देखिए, ओ ए क्या है, आपतित किरण है, और अभिलंब कौन है, सी ए। ये आपका यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे आपका दे देते हैं डी। यहाँ देखिए ओ ए आपका क्या है, आपतन किरण है, आपतित किरण है, और ये सी ए क्या है आपका अभिलंब। अब इन दोनों के बीच जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण क्या है, ये आपका है आपतन कोण, एंगल आई इसको ले लेते हैं, आपतन कोण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोल देते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो ये है आपका अभिलंब, कौन है, सी बी आपका अभिलंब है। और ध्यान से देखिए अपवर्तित किरण कौन है, ए डी, कौन है, ए डी हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। तो ये जो कोण बनेगा ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे एंगल आर है। ध्यान से देखिए ये जो किरण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये क्या है, एंगल आर है। ध्यान से देखिए, अगर आपको पहले से मैथ में बताया गया होगा, अगर इस तरीके का 2 कोण बनता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसी तरीके से अगर ये आपका एंगल आर है, अगर ये आपका एंगल आर है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एंगल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा।
देखिए हमने वस्तु माना है और इसकी त्रिज्या r माना है, तो इसको भी लिख देते हैं। ये जो हमने c माना है ये इसका वक्रता त्रिज्या है, और ये जो I बना है ये क्या बना है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये वस्तु जो है ये वस्तु की दूरी u से दिखा रहे हैं, ये हमने बना दिया। यानी इसकी वक्रता त्रिज्या r, c यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R ले लिए, और इसका वक्रता केंद्र हो गया, यानी वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या ले लिया, और यहाँ पे ये इसका वस्तु बना है, प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब को हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये वस्तु है u से प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले I और R की मान निकाल लेते हैं, उसके बाद स्नेल का नियम लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे त्रिभुज OAC में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में बहिष्कोण कौन है, OAC में बहिष्कोण यहाँ पे कौन है, यानी इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा। गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई, आई कोण। क्यों आई हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने त्रिभुज के नियम में पढ़ा होगा कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, यानी उसका बाह्य कोण जो होता है, वो उसके एकांतर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी उसका जो एकांतर होता है अंदर के, यानी आपका मान के देखिए, यहाँ पे देखिए ये है आपका त्रिभुज, और यहाँ पे ये कोण, अगर इन दोनों कोण को हम जोड़ें तो ये इसके बहिष्कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो वही नियम हमने यहाँ पे लगाया है, अल्फा और आई को जोड़ेंगे तो गामा के बराबर हो जाएगा, किस त्रिभुज में, त्रिभुज OAC में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको हम यहाँ पे आई की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो आई बराबर एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गामा ये किधर चला जाएगा, या अल्फा को इधर ले आओ, गामा माइनस अल्फा, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे में लगाते हैं, त्रिभुज कौन सा, IAC, त्रिभुज IAC में यही नियम लगाते हैं। त्रिभुज का बहिष्कोण यहाँ पर भी कौन होगा, गामा ही भी होगा, तो गामा यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे बीटा और R को जोड़ेंगे तो गामा के बराबर होगा। किसके बराबर, यानी गामा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R, एंगल R, बीटा प्लस एंगल R। यहाँ पे R और गामा में अंतर दिखे इसलिए इस तरह R बना रहे हैं। चलिए अब क्या कर रहे हैं, ये एंगल R बराबर निकालना हमें, तो एंगल R बराबर क्या हो जाएगा, ये गामा माइनस बीटा, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। क्या हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके हो जाएगा, ये है आपका, देखिए जिधर से किरण जाता है और जिस माध्यम में जाता है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे जिस माध्यम से जा रहा है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, यहाँ पे μ2 हमने लिया है, और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या लिया है, μ1 लिया है। कई बुक में आपको n1 n2 भी देखने को मिलेंगे, तो आप चाहे जो ले लीजिए, मैं यहाँ पे μ1 और μ2 ले रखा हूँ। ठीक है, आप n1 n2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका μ2 बटे μ1, μ2 बटे μ1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये दोनों अभी छोटे होंगे, लेकिन ध्यान से देखिए, ये अगर द्वारक इसका अत्यंत छोटा हो जाए, इसका द्वारक छोटा हो जाए तो I और R इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये रेडियन में है, अगर हमने इसको रेडियन में मांगना है, यानी कोण जो होता है, कोण का मात्रक जो होता है रेडियन लिया जाता है, तो अगर ये रेडियन में है तो साइन I और साइन R क्या हो जाएंगे, I के बराबर हो जाएगा और R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, ठीक है, लिख लेते हैं, यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक, अवतल
गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तथा कोण रेडियन में हो, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने बताया कि ये द्वारक अत्यंत छोटा है, ठीक है, और ये जो एंगल बन रहे हैं सब किस में हैं, रेडियन में हैं, तो इसलिए साइन आई जो है आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो आई बटे आर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड, और समीकरण थर्ड में साइन आई बराबर आई रखने पर और साइन आर बराबर आर रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो समीकरण थर्ड में साइन आई बराबर आई रखते हैं और साइन आर बराबर आर रखते हैं, क्या हो जाएगा, आई बटे आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू अब ला के रखिए, यहाँ पे देखिए म्यू वन और म्यू टू का मल्टीप्लाई ऐसे तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो आई म्यू वन हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आर म्यू टू हो जाएगा। आई और आर का मान समीकरण फर्स्ट और सेकंड से रखिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आई कामा आर का मान रखने पर क्या होगा, आई का मान रखेंगे, आई बराबर क्या है आपका, गामा माइनस अल्फ़ा है, आई बराबर है गामा माइनस अल्फ़ा, ये हो गया म्यू वन बराबर, आर बराबर क्या है, गामा माइनस बीटा, ये हो गया आपका म्यू टू। ध्यान से देखिए, हमने अभी आपको बताया कि दर्पण, ये जो दर्पण कह रहा हूँ, ये गोलीय पृष्ठ है आपका, ये गोलीय पृष्ठ आपका, इसका जो द्वारक है अत्यंत छोटा है, क्या है, अत्यंत छोटा है। तो ये द्वारक अगर अत्यंत छोटा है तो जैसे हमने साइन आई को आई लिया है, साइन आर को आर लिया है, उसी तरीके से जो ये अल्फ़ा बीटा गामा है ये अत्यंत छोटे होने के कारण अल्फ़ा के स्थान पे हम साइन टेन अल्फ़ा ले सकते हैं, और बीटा के स्थान पे टेन बीटा, और गामा के स्थान पे टेन गामा ले सकते हैं, ठीक है। तो दर्पण यहाँ पे हम लिख रहे हैं गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, चूँकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, अतः अल्फ़ा बीटा गामा भी अत्यंत छोटा होगा। इसलिए अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा, बीटा बराबर टेन बीटा, और गामा बराबर टेन गामा, ये ले सकते हैं। अब ये हम यहाँ पे टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गामा का मान निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज है, तो टेन अल्फ़ा, टेन बीटा, टेन गामा का मान निकालते हैं। यहाँ पे पहले टेन अल्फ़ा का मान निकालते हैं। टेन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटे आधार। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस क्या है, अल्फ़ा कोण देखिए, ये अल्फ़ा है, और इसके लिए लंब कौन है, लंब है AP या AN, लंब कौन है AN, और आधार कौन है इसके लिए ON। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AN और आधार यानी बेस ON हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो आप लिख सकते हो
AN बटे ON, AN बटे ON हो गया। ठीक है, ये हो गया। और tan बीटा की वैल्यू रखते हैं। tan बीटा की वैल्यू ध्यान से देखिए, इसका भी वही होगा tan बीटा यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसका परपेंडिकुलर तो AN ही रहेगा, और बेस क्या हो जाएगा, बीटा के लिए बेस हो जाएगा IN। क्या हो जाएगा, बेस IN, यानी इसके लिए AN बटे IN हो गया। ऐसे ही tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा बराबर परपेंडिकुलर ये AN और बाई बेस CN। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, AN बाई CN। बाद में इसका हम मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार यानी RVU में रख लेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटा के इधर डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। tan अल्फा tan बीटा tan गामा का मान समीकरण अल्फा कामा बीटा, समीकरण यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कौन सा, चौथे के अल्फा कामा बीटा कामा गामा क्रमशः लिख देते हैं यहाँ पे, के स्थान पर रखने पर। ठीक है, तो रख रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा के स्थान पे tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए tan गामा है तो क्या हो जाएगा, tan गामा माइनस tan अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा के स्थान पे, और ये हो गया आपका μ1 बराबर यहाँ पे tan गामा माइनस tan बीटा, tan गामा माइनस tan बीटा, और ये क्या हो जाएगा μ2। tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा का मान रख लेते हैं यहाँ पे। tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा का मान क्या है, मान AN बटे ON, tan बीटा का मान है AN बटे IN, और tan गामा का मान है AN बटे CN। तो गामा का मान पहले लिख रहे हैं, यहाँ पे गामा पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका AN बटे CN माइनस अल्फ़ा का मान हो जाएगा AN बटे ON, ये आपका हो गया μ1, और ये हो जाएगा आपका AN बटे CN, और ये माइनस बीटा का मान AN बटे IN। ठीक है, ध्यान से देखिए AN सब में कॉमन है, आप इसको हटा सकते हो, इसके स्थान पे 1 लगा दो, सब जगह AN कॉमन है। ये दोनों तरफ इधर से AN कॉमन हो इधर से AN कॉमन हो, दोनों कट जाएंगे, तो हो जाएगा 1/CN माइनस 1/ON, ये हो गया आपका μ1, और ये हो जाएगा 1/CN माइनस 1/IN, और ये हो जाएगा आपका यहाँ μ2 है μ2। ठीक है, ध्यान से देखिए CN ON CN IN, इसका मान हमें रखने के लिए पहले ध्यान से देखिए, हमने अभी बताया कि यहाँ चूँकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है और अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएंगे, अत्यंत छोटा हो जाएगा। तो अगर द्वारक अत्यंत छोटा है तो आपका A जो है P के अत्यंत समीप नहीं हो जाएगा, तो A जो है P के अत्यंत समीप हो जाएगा। चूँकि द्वारक छोटा है, आप लिख लो, चूँकि द्वारक छोटा है, अगर द्वारक छोटा है तो A टेंड्स टू P, यानी A P की ओर अग्रसर होगा या अत्यंत करीब हो जाएगा। तो अगर A P के करीब हो जाएगा तो N जो है आपका N P पर लाई कर जाएगा। ठीक है, तो N, तो आप लिख सकते हैं तो N बिंदु N बिंदु P के अत्यंत करीब होगा, अत्यंत करीब होगा। अगर ऐसा होगा
तो यन के स्थान पे हम पी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे हम यन लगाए हैं वहाँ पे हम पी लिख सकते हैं। तो यन के स्थान पे हम पी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा Cp हो जाएगा, और ये हो जाएगा ON है, क्या है ON है, तो OP हो गया, और ये आपका μ1 हो गया। ऐसे ये 1/Cp माइनस ये हो जाएगा 1/Ip, और ये हो गया μ2। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, Cp, OP और Ip का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार Cp बराबर, यानी हम रख रहे हैं Cp बराबर है क्या, Cp बराबर CpR है, और ये किधर है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड है तो कैसा लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा, माइनस में। ऐसे ही आपका OP क्या हो जाएगा, OP ये भी लेफ्ट साइड में ही है। ठीक है, तो OP क्या है आपका U है, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी। तो OP बराबर क्या हो जाएगा आपका -U, और IP क्या हो जाएगा, IP है प्रतिबिंब की दूरी, यानी -B, ये भी हो जाएगा। और इन सब का मान इस में रख दो तो क्या हो जाएगा आपका 1/R, ये -R हो गया, माइनस 1/OP के स्थान पे -U हो जाएगा, और ये हो गया आपका U1 μ1, और ये आपका हो जाएगा 1/-R माइनस 1/-B, और ये आपका μ2 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, जो प्लस है उसको आगे रख रहे हैं, जो माइनस है उधर कर दे रहे हैं। ये माइनस प्लस हो जाएगा, जो प्लस है आगे रख रहे हैं, जो माइनस है उधर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/U, और ये प्लस यहाँ माइनस 1/R μ1, ये हो जाएगा आपका 1/V माइनस 1/R, ये हो गया μ2। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में μ1 μ2 को अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा μ1U, और ये हो जाएगा आपका -μ1/R, और इधर अगर μ2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा μ2/V, क्या हो जाएगा μ2/V, और ये हो जाएगा -μ2/R। इतना हो गया। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, यहाँ पे इस U को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं। तो इसको अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये इधर से आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा तो इसको आगे रख लेते हैं μ2/R, और ये माइनस क्या हो जाएगा μ1/R। इतना समझ में आया। आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका μ2/V, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा -μ1/U। अब यहाँ पे देखिए R को कॉमन ले लीजिए 1/R, तो ये आपका हो जाएगा μ2 - μ1/R। इस तरह के आप लिख सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/R बराबर क्या हो जाएगा μ2/V माइनस μ1/U। ये आपका गोलीय पृष्ठ के लिए फार्मूला हो गया, यानी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, यही चीज़ आपका उत्तल के लिए भी निकल के आएगा, और ये जो अवतल का आया है यही उत्तल के लिए भी आएगा। जैसे इसको आपने समझा है ठीक ऐसे ही उत्तल वाला भी लगाया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ पे आपको डाउट है वो आप रिवाइंड करके देखिए। ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, और उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।